Sure, let's start. So in the last class, we discussed about the structure of ATP. I discussed the hydrolysis of ATP with you, and I showed you the list of properties of ATP, but we didn't discuss the properties. पहले हम start करेंगे with properties of ATP, and then we move on towards the need for energy in living organism. कि जब energy बनाते हैं ना in the form of ATP, तो फिर हमारी body वो ATP किस किस चीज़ों के लिए use करती है. For example, active transport, locomotion, blah 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 blah. So we list all the things for which we require energy in the form of सही है. सो प्रॉपर्टीज ऑफ एटीपी से स्टार्ट करते हैं. मैं एक एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ना डिटेल में डिस्कस करूंगा. नीड टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, एंड दीज प्रॉपर्टीज आर द रीजन कि व्हाई एटीपी इज एन आइडियल एनर्जी कैरियर. एक सवाल आना चाहिए ना, एटीपी ही क्यों आइडियल एनर्जी कैरियर है भाई, बाकी क्यों नहीं हो सकते. So these are all the properties of ATP which will make it what? An ideal energy currency or an ideal energy carrier. So let's discuss these properties one by one. The first one is small size, the second one is negatively charged nature, and the third one is water soluble. नेचर. ये तीनों में एक साथ इसलिए डिस्कस करता हूँ बिकॉज इन तीनों का एक कॉमन फायदा होता है. पहले मैं इन तीन के बारे में तो बताता हूँ. स्मॉल साइज का मतलब क्या है कि एटीपी का एमआर बहुत कम होता है. क्या बहुत कम होता है? एमआर कम होता है. इट्स अ लाइट मॉलिक्यूल. नेगेटिवली चार्ज नेचर का मतलब क्या है कि ओवरऑल एटीपी के ऊपर नेट क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. एंड वी डिस्कस दिस यस्टरडे कि ये नेट चार्ज नेगेटिव क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप्स दैट इट हैज, एंड बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिवली चार्ज नेचर जो आपके पास एटीपी का मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है. बिकॉज नेगेटिव चार्ज की वजह से उसमें पोलैरिटी आ जाती है ना, इसलिए वो मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है. अभी जो तीन चीजें ना, स्मॉल साइज, नेगेटिवली चार्ज नेचर एंड वाटर सॉल्युबिलिटी, all three of these will make ATP a molecule that can diffuse rapidly within the cell. कहाँ पे? Within the cell. Please understand that animal cells जो होते हैं ना वो लालची होते हैं. They are not like the plant cell में companion cell कि आपके पास जो है वो ATP बनाए और कोई और सेल यूज कर ले. एनिमल सेल्स में जो सेल्स होते हैं ना, लाइक जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, वो एटीपी बनाते हैं सिर्फ अपने सेल के लिए, किसी आजू बाजू सेल के लिए नहीं बनाते हैं. लालची होते हैं वो. समझ में आ गई? लाइक तो जहाँ ही एटीपी बनता है ना वो तो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, लाइक. बट एटीपी यूज हो रहा होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल में. तो ये जो ऊपर वाले तीन फीचर लिखे हुए ना, स्मॉल साइज, नेगेटिवली चार्ज नेचर एंड वाटर सॉल्युबिलिटी, इन तीनों की वजह से एटीपी जहाँ बनता है ना वहां से रैपिडली डिफ्यूज आता है पूरे सेल के अंदर. सो ऑल थ्री ऑफ दीज फीचर्स कन्फर व्हाट? रैपिड इंट्रासेल्युलर डिफ्यूजन रेट. व्हाट डू दे कन्फर? रैपिड इंट्रासेल्युलर डिफ्यूजन. बिटवीन द सेल जब कोई चीज मूव होती है ना वो इंटरसेल्युलर कहलाती है. क्या कहलाती है? इंटरसेल. विद इन द सेल जब कोई चीज मूव करती है तो वो इंट्रासेल्युलर कहलाती है. एटीपी जो एक सेल बनाता है ना वो किसी और सेल के लिए नहीं बनाता है, वो अपने लिए बनाता है. और जहां ये एटीपी बनता है वहां से इस एटीपी को सेल के अंदर फैलना होता है ना, तो बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड इट्स वाटर सॉल्युबल नेचर ड्यू टू इट्स नेगेटिव चार्ज, it's easily able to what? Diffuse throughout the cell. So please rechna that ATP as a molecule has what? Has a high rate of intracellular diffusion, and diffusion within the cell from the site where it's produced to the site to different sites where they are what? Consumed. तो ये प्लीज रखना जो ऊपर वाले तीन पॉइंट्स है ना उन तीनों को साथ लिंक कर देना विद द फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, which is what? Rapid rate of diffusion. जो पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, that is ease of hydrolysis. अच्छा वहाँ पे ना एक स्टेरिक, अच्छा आ गया वहाँ पे, पहले मिसिंग था. जो पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है, that is ease of hydrolysis का मतलब क्या होता है? एटीपी में याद है स्ट्रक्चर में दो एनर्जी रिच बॉन्ड्स थे, वो बहुत इजीली क्या हो जाते हैं? हाइड्राइज हो जाते हैं. और जैसे ही वो हाइड्राइज होते हैं, दे रिलीज लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी. वी आल्सो नो हाउ मच. लाइक वी नो दैट फॉर एवरी मोल ऑफ बॉन्ड्स that are broken, जो पहले वाले दो बॉन्ड्स होते हैं, we release how much? 30.5 kilojoules of energy. तो ये जो होता है ना एटीपी का ease of hydrolysis, that ensures कि एटीपी जो है वो अपनी एनर्जी आराम से रिलीज कर सके ताकि वो डिफरेंट एक्टिविटीज में क्या हो सके? यूज हो सके. ना सिर्फ ये, बल्कि एटीपी बहुत इजीली बन भी जाता है. जब टूट के वो एटीपी बनता है ना तो बाद में वो फॉस्फेट और एनर्जी को यूज करके दोबारा एटीपी भी जल्दी बन जाता है. इसको हम बोलते हैं रैपिड टर्नओवर ऑफ एटीपी. एटीपी टूटता है, एटीपी फिर दोबारा एटीपी, फिर एटीपी टूटता है, एटीपी फिर दोबारा एटीपी, एटीपी 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 एटीपी. ये साइकिल बहुत रैपिडली हो रही होती है सेल के अंदर. इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रैपिड टर्नओवर. क्या बोलते हैं? रैपिड टर्नओवर. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ ये चीज कितनी तेजी से हो रही होती है. अगर एक बंदा, लेट्स से अभी क्या टाइम हो रहा है, 1:20 है ना, आज अगर एक बंदा, एक हेल्दी एडल्ट मेल अगर मैं या फीमेल, अगर मैं 1:20 पे टाइम करूं और उसकी बॉडी में जो एटीपी बनता है ना उस एटीपी को मेजर करना शुरू करूं, अज्यूमिंग कि नेक्स्ट दिन इसी टाइम पे 24 घंटे के बाद उसने पूरे 24 घंटे में कोई भी एटीपी नहीं यूज़ किया हो. इमेजिन, अज्यूम करो उसने एटीपी बनाया सिर्फ, यूज़ नहीं किया. तो एक दिन में एक इंसान जो होता है ना, लाइक 40 किलोग्राम एटीपी बनाता है. कितना बनाता है? 40 किलोग्राम. यानी 5 दिन तक अगर वो एटीपी बनाता रहे ना और यूज़ ना करे तो 200 किलोग्राम उसका वजन बढ़ जाएगा. आप समझ रहे हैं? लाइक इतना एटीपी बॉडी बनाती है. बट एटीपी इतना रैपिडली यूज़ हो रहा होता है कि अगर मैं एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम उसकी बॉडी में से एटीपी मेजर करना चाहूँ ना कि कितना है,
तो it will be less than 5 grams. It will be what? Less than. This is an indication of rapid turnover of ATP. बनता है टूटता है, फिर बनता है फिर टूटता है, फिर बनता है फिर टूटता है, फिर बनता है टूटता है. तो ATP का ये बहुत स्पेशल फीचर होता है कि इजीली बन भी जाता है और इजीली क्या हो जाता है, हाइड्राइज भी जाता है. तो ये आपके पास पॉइंट नंबर 5 और 6 लिखा हुआ जो है ना, ease of hydrolysis and rapid turnover. Link those two together. ठीक है. It has energy rich bonds as we discussed in the last class. Per mole of bonds that are broken, जो पहला वाला और दूसरा वाला होता है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 30.5 किलो जूल्स. एंड जो लास्ट वाला पॉइंट ना, ये जो आप में से ज़्यादा एबल कैंडिडेट्स होते हैं, ये आप वो लिखिए, वो वाले कैंडिडेट्स एग्जाम में लिखिएगा ताकि आप समझ के लिखें ना. ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट कैन इजीली फिट इनटू प्रोटीन. इसका मतलब क्या होता है कि जो कैरियर पंप्स होते हैं ना, एग्जांपल मैं प्रोटीन्स को उठाता हूँ बिकॉज तुम लोग को उनका आइडिया है. जो कैरियर पंप्स होते हैं ना, उनके पास एंजाइम होता है एटीपी, जैसे मैं तुम्हें कल बताया था. तो ये एटीपी क्या करता है, उस एंजाइम के साथ जाके बाइंड करता है ना, लाइक बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल साइज इट कैन ईजिली फिट एंड बाइंड इनटू दोस प्रोटीन्स, लाइक. और फिर वो हाइड्राइज होकर क्या बनाएगा, एडीपी बनाएगा और साथ क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा. सो बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, ना सिर्फ एटीपी बहुत जल्दी डिफ्यूज करता है, बट इट कैन ऑल्सो फिट इनटू व्हाट, स्मॉल प्रोटीन. अपने ज़हन में रखो लाइक एटीपी के स्मॉल साइज के ये दो बड़े बड़े फायदे होते हैं नहीं. एक तो वो रैपिड रेट ऑफ डिफ्यूजन हो सकता है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, और दूसरा क्या, इट कैन इजीली फिट इनटू प्रोटीन्स दैट रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और एग्जांपल्स ऑफ दोस प्रोटीन्स क्या होंगे, सारे कैरियर पंप्स. सोडियम पोटेशियम पंप हो गया या हाइड्रोजन एटीपीएस पंप होगा. ये सारे जो पंप्स होते हैं, इनके एटीपी इनके साथ जाके पहले बाइंड करता है, फिर वो एटीपी टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है, जिससे वो अपना पंप क्या चेंज करेगा, शेप चेंज करेगा. डू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड दैट. तो ये जितनी भी लिखी हुई ना प्रॉपर्टीज यहाँ पे, ये आपसे एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछी जाती हैं. एक तो होता है कि वो आपसे सिंपली पूछ लेते हैं स्टेट द फीचर्स ऑफ एटीपी, वहाँ आप प्रॉपर्टीज देख सकते हैं. एक डिफरेंट तरीके से जब वो सवाल पूछते हैं तो वो इस तरह पूछता है, व्हाई इज इट अ यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर, व्हाट मेक्स इट सूटेबल, व्हाट मेक्स इट अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर. उसमें भी आपको क्या लिखनी होती है, यही प्रॉपर्टीज लिखनी होती है. सो दीज प्रॉपर्टीज आर द रीजन why we call ATP as what, as the ideal molecule or carrier of energy. समझ में आ गई आपको. ये प्रॉपर्टीज रट्टा मारनी है, मुश्किल नहीं होती हैं ये, बस वहाँ कभी कभी याद नहीं आती हैं. लाइक जब 3 या 4 मार्क का पार्ट आ जाए तो आप प्लीज़ ये इसको 2-3 दफ़ा पढ़ के ना याद करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ को. We'll now move on towards the need for energy in living organisms. उर्दू ज़बान में इसका मतलब ये है कि भाई हमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी क्यों चाहिए होती है, ठीक है ना. और उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. लाइक मैं जो यहाँ लिस्ट लिख रहा हूँ, दैट इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, बट दिस इज अ लिस्ट दैट यू आर सपोज टू नो फॉर योर कोर्स. ठीक है, तो मैं लिखूंगा ही वो वाले जो मैं चाहता हूँ आप याद रखेंगे. दैट दीज आर एग्जांपल्स ऑफ those processes in living organisms which will use energy in the form of what, in the form of ATP. हमारे अंदर by far सबसे ज़्यादा ATP जिस प्रोसेस में यूज होता है उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एंड ऑल ऑफ यू नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी क्यों चाहिए होता है, बिकॉज जो कैरियर पंप्स होते हैं उनको अपना शेप चेंज करना होता है. ये एग्जाम में कभी कभी लिखने को आता है लाइक स्टेट 2 क्या नाम है, प्रोसेसेस दैट रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, या 3 प्रोसेसेस. तो आपके पास कभी कभी एक्सप्लेन करने को भी आ जाता है. तो यू शुड नो एग्जैक्टली आप इन क्वेश्चंस के आंसर में क्या क्या लिखेंगे. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस दैट यूजेस मोस्ट ऑफ द एनर्जी दैट वी प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एटीपी. 2/3 ऑफ एटीपी जो हम बनाते हैं ना, लाइक वो एक्चुअली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो जाता है, यूज हो जाता है. बिकॉज बॉडी में ज़्यादातर सेल्स जो होते हैं उनकी मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या होते हैं, ये पंप्स होते हैं जो कि एनर्जी यूज कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज बाय फॉर the most important process that uses energy in the form of ATP in us. ठीक है. Second process that I want you to know that uses energy in the form of ATP is what we call as metabolic reactions. क्या बोलते हैं हम, metabolic reaction. ये इंग्लिश लैंग्वेज का टर्म नहीं है मेटाबॉलिज्म, ये बायोलॉजिकल टर्म है मेटाबॉलिज्म. एंड इसका बायोलॉजिकल प्रॉपर मतलब होता है, और वो मतलब ये होता है, वरना हम लेमन जबान में भी यूज़ करते हैं ना, या उसका BMR, ये BMR भी बायोलॉजिकल टर्म है. इसका इस बंदे का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ है, तो अक्सर लेमन टर्म में हम बोलना ही चाह रहे होते हैं इसका खाना बहुत जल्दी हजम हो जाता है. मेटाबॉलिज्म सिर्फ वो नहीं होता है खाने का हजम यार, मेटाबॉलिज्म इज अ प्रॉपर बायोलॉजिकल टर्म. और इसका मतलब क्या होता है, द सम ऑफ ऑल, क्या बोल रहा हूँ, द सम ऑफ ऑल द एनाबॉलिक एंड द कैटाबॉलिक. क्या बोला मैंने, एनाबॉलिक एंड द कैटाबॉलिक रिएक्शंस दैट हैपन इन आवर बॉडी, इसको मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है या मेटाबॉलिज्म कहा जाता है. एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है कि जब आप, एनाबॉलिक में तुम्हें पहले बता रहा हूँ, एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं कि जब आप सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल जैसे मोनोमर्स हो गए, जब आप उनको जोड़ के एक लार्ज मॉलिक्यूल या बड़ा मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल या पॉलीमर बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस. क्या बोलते हैं, एना. फॉर एग्जांपल अल्फा ग्लूकोज मोनोमर्स ज्वाइन हुए, ग्लाइकोजन बन गया, एनाबॉलिक रिएक्शन की एग्जांपल. न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हुए, डीएनए बन गया या आरएनए बन गया, एनाबॉलिक रिएक्शन की एग्जांपल है. फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल कंबाइन हुए, ट्राइग्लिसराइड बन गया,
एनाबॉलिक रिएक्शन का एग्जांपल है। लाइक अमीनो एसिड ज्वाइन हुए, हीमोग्लोबिन बन गया, कोलेजन बन गया, कोई भी प्रोटीन बन गई, anabolic reactions का example. So when smaller molecules, when they combine together through condensation reactions to form a larger molecule, macromolecule or polymer, we refer to those reactions as what? As anabolic reactions. कैटाबॉलिक उल्टा हो जाता है। आप जो कैटाबॉलिक, इससे आपको चीप जबान में काट की है ना। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में आप एक लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़ के क्या बना देते हैं? सिंपल मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। आपने जो है वो ग्लाइकोजन को तोड़ा, अल्फा ग्लूकोज मोनोमर्स बना लिए, कैटाबॉलिक रिएक्शन। आपने हीमोग्लोबिन को तोड़ा, अमीनो एसिड्स बना लिए, कैटाबॉलिक रिएक्शन। आपने ट्राइग्लिसराइड को तोड़ा, फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल बना लिया, कैटाबॉलिक रिएक्शन। आपने जो है वो डीएनए आरएनए को तोड़ा, न्यूक्लियोटाइड्स बना लिए, कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये सारे एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ना बॉडी में, इनके सम को क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। सही है। सो मेटाबॉलिक रिएक्शन में दो चीजें आती हैं, और दो चीजें क्या होती हैं? एनाबॉलिक रिएक्शंस, anabolic reactions, and what? And catabolic reactions. ठीक है। थर्ड कैटेगरी जो तुम्हें पता होनी चाहिए, एज एन एग्जांपल ऑफ नीड फॉर एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज होम्योस्टेसिस। दैट इज व्हाट? होम्योस्टेसिस। और हमारी बॉडी में ना होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स बहुत सारे होते हैं। लाइक बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं होम्योस्टैटिकली कंट्रोल्ड पैरामीटर्स की, और तीन एग्जांपल्स ऐसी हैं जो तुम कोर्स में पढ़ोगे, और मैं वही तीन एग्जांपल्स तुम्हें चाहता हूँ तुम अभी इस चैप्टर में भी अपने ज़हन में रखो। नंबर 1, कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ अ होम्योस्टैटिकली कंट्रोल्ड पैरामीटर। नंबर 2, कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इज अनदर एग्जांपल। एंड नंबर 3, कंट्रोल ऑफ द वाटर पोटेंशियल ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स। क्या बोले मैंने? वाटर पोटेंशियल ऑफ बॉडी। डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द टर्म बॉडीली फ्लूइड्स? डू यू नो व्हाट आर बॉडीली फ्लूइड्स? बॉडीली फ्लूइड क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड, गुड। ब्लड, गुड। ब्लड में आ गया ना, ब्लड में आ गया यार। ब्लड में प्लाज्मा, ब्लड का पार्ट है। सेल इनसाइड गुड। सो आपके जो बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं ना, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं वो तीन स्पेसेस में प्राइमरीली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तीन जगहों पे है। ठीक है ना। एक जगह क्या होगी? आपके ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड होता है, ठीक है। दूसरा जगह क्या हो गया? जो आपके टिश्यू फ्लूइड होते हैं सेल्स के बीच में। और तीसरा जगह क्या हो गया? सेल्स के अंदर। तो फारसी नहीं होती है यार, लाइक जो चीज़ नहीं समझ में आती पूछ लिया करो यार। मैं लास्ट क्लास में पूछा, वो बॉडीली फ्लूइड उनको पता ही था बॉडीली फ्लूइड का मतलब क्या है। तो आपको पता होनी चाहिए ना, आपको अंग्रेजी समझ में आनी चाहिए, जब तो आपको साइंस की सेंस आएगी यार। तो आपको जो चीज़ नहीं समझ में आती है आप प्लीज़ पूछ लिया करें। लाइक कभी कभी हमें नहीं पता चलता। लाइक सो होम्योस्टेसिस का आपको पता होना चाहिए कि जितने भी होम्योस्टैटिकली कंट्रोल्ड पैरामीटर्स होते हैं ना, लाइक दे आर कंट्रोल्ड थ्रू अ प्रोसेस जिसको नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है। और नेगेटिव फीडबैक जो होता है वो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी को होम्योस्टेसिस के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ, और इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है। नंबर 4, वी ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी, और ये तो तुम बहुत डिटेल में करोगे अपने कोर्स में, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। फॉर व्हाट? फॉर ट्रांसमिशन ऑफ nerve impulses. If nerve is a new term for you, so you might link it with the term neurons that is familiar to you. Neurons के types आपको पता होते हैं। Neurons की collection को nerve कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? Nerve कहा जाता है। Like just remember that neurons के अंदर जब electrical impulses travel करती हैं, क्या करती हैं? Electrical impulses travel करती हैं। ये आपको पता होता है आपके लेवल से, लाइक, पर आपको ये नहीं पता होता कि ये इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ओरिजिनेट कैसे होती हैं। दैट इज़ न्यू फॉर यू। ये ओरिजिनेट जो होती हैं उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। जब ये ट्रैवल करती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अलोंग द न्यूरॉन, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। और फिर जब ये इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है ना, लाइक, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? energy consuming processes. That's why we say the transmission of what? Of electrical impulses in a neuron या nerve impulses is an energy consuming process. Number 5, जो कि इसके लिए हम भी ATP यूज़ करते हैं और बहुत सारे और लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, that is what we call as locomotion. लोकोमोशन का क्या नाम है? लिटरल मतलब होता है टू मूव। ठीक है ना। लाइक मूवमेंट के लिए हमारी बॉडी जब मूव करती है ना, तो एक्चुअली हमारी हड्डियाँ मूव कर रही होती हैं, और हड्डियों में खुद ताकत नहीं होती है मूव करने के लिए। हड्डियों को मूव करने के लिए हड्डियों के साथ क्या जुड़ी होती हैं? मसल्स जुड़ी होती हैं। और मसल्स हड्डियों को मूव कैसे करती हैं? लाइक थ्रू व्हाट? थ्रू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, जब भी आपने देखा होगा मसल्स के जो दो कोने होते हैं ना, दे आर ऑलवेज अक्रॉस द टू बोन्स। लाइक मतलब समझ में आ रहा है अंग्रेजी क्या बोल रहा हूँ मैं? मिसाल के तौर पे आपकी जो ये बाइसेप है ना, इस बाइसेप का जो ओरिजिन है वो कहाँ है? इट्स अक्रॉस दिस जॉइंट।
ठीक है ना। तो ये दो हड्डियों के अक्रॉस आपके पास चला गया, और इसका जो आपके पास क्या नाम है इंसर्शन होएगा वो कहाँ होएगा, अक्रॉस दिस एल्बो जॉइंट। तो हमेशा दो हड्डियां जहाँ मिलती है ना उनके अक्रॉस मसल का कोना जा रहा होता है। अब जब ये मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, छोटी होती है, तो हड्डियां मूव करती हैं। तो हमारे अंदर जो मूवमेंट होती है और एनिमल्स में जो मूवमेंट होती है उसके पीछे रीजन क्या होता है, उसका हिंदी में वर्ड होता है कारण। कारण उसके पीछे कारण क्या होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो आप याद रखेंगे लोकोमोशन की प्राइम एग्जांपल इन एनिमल्स इज व्हाट, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, लोकोमोशन थ्रू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। बोन्स खुद मूव नहीं करती हैं, बोन्स को मूव करने के लिए मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको एनर्जी चाहिए होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बट अदर देन अस एंड एनिमल्स जिनमें लोकोमोशन मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू होती है, there are more examples of locomotion जो कि muscular contraction के through नहीं होती. For example, bacteria can move too, and which bacteria can move? The ones that have flagellum. तो that's an example of locomotion too, जिसको हम flagellar movement बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Flagellar movement बोलते हैं. Likewise, there are certain small unicellular organisms जिनके पास flagellum नहीं होता, but उनके पास cilia होते हैं. क्या होते हैं? Cilia होते हैं. That's an example of मूवमेंट थ्रू सिलियरी मूवमेंट, लोकोमोशन थ्रू सिलियरी मूवमेंट। लाइक हमारी बॉडी में भी सिलिया होता है ट्रैकिया में, इवन दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वर्ड ऑफ सिलियरी मूवमेंट। और फिर कुछ होते हैं ऑर्गेनिज्म लाइक जिनके पास ना सिलिया होता है, ना फ्लैजेलम होता है, ना मसल होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, वो उनकी ना बॉडी मूव करती है इस तरह की। लाइक मिसाल के तौर पे ऑर्गेनिज्म है, उसका साइटोप्लाज्म जो होगा ना वो एक तरफ मूव होगा और फिर पूरी पूरी बॉडी सेल जो है ना उस तरफ मूव कर जाएगा। लाइक वन क्लासिक एग्जांपल ऑफ सच एन ऑर्गेनिज्म इज अमीबा, एंड अमीबा जो मूवमेंट शो करता है उसको अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट। ये सारी एग्जांपल्स होती हैं लोकोमोशन की, मस्कुलर कंट्रैक्शन हो या फ्लैजेलर मूवमेंट हो या सिलियरी मूवमेंट हो या अमीबॉइड मूवमेंट हो, ऑल ऑफ दीज आर क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, ऑफ लोकोमोशन फॉर विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये जितनी भी मैंने तुम्हें एग्जांपल्स दी ना, इन सब के लिए एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो लोकोमोशन इज द फिफ्थ एग्जांपल दैट यू रिमेंबर as an example of a process that requires energy in the form of ATP। और जो लास्ट हम कर दें ना, ये कुछ बैक्टीरिया शो करते हैं, कुछ एल्गी शो करते हैं और जुगनू शो करता है। क्या शो करता है? जुगनू। जुगनू तो पता है ना आपको, सुनी होगी ना नज़म। किसको नज़म याद है यार? किसी को नज़म याद है? ऐसी मेरे जहन में आ रही है, यूट्यूब पे चलाओ, नज़म याद है वो जिसमें जुगनू नहीं आता, उसमें जुग जुग जिए आता है। जुग 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 जिए, जुगनू जुगनू का जो वो था, जुग जुग जिए हम मेरा प्यारा वतन। सुना ही है नज़म तुम लोगों ने? हाँ, नहीं सुनी? वाकई में पैदा ही नहीं हुए थे? नहीं पूछ रहा हूँ, वाकई नहीं सुनी है? अरे यार क्या कर रहे हो, नेशनल सॉन्ग है भाई। नेशनल सॉन्ग तो नहीं है बट नज़म है, इतना मुझे याद आ रहा है। दैट्स अ प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। इट्स एग्जिबिटेड बाय certain fungi, certain algae, certain bacteria, jellyfish, and not all of them, certain like special species होते हैं जो ये शो करते हैं, and जुगनू जिसको हम firefly बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Firefly बोलते हैं। We refer this phenomena as the phenomena of bioluminescence। क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। अब मैंने जितनी फारसी बोली ना, अच्छा बायोल्यूमिनेसेंस क्यों होती है? हर ऑर्गेनिज्म में ना डिफरेंट रीजन होता है बायोल्यूमिनेसेंस का, लाइक बट सब ऑर्गेनिज्म में जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, हम नहीं शो करते भाई। जितने भी ऑर्गेनिज्म बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं ना, उनमें कॉमन डिनोमिनेटर ये होता है कि दे विल यूज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू मेक व्हाट, लाइट एनर्जी। समझ में आ गई? तो एटीपी की जो केमिकल एनर्जी है, जैसे प्लांट्स करते हैं ना, लाइट एनर्जी लेते हैं और केमिकल एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में बना देते हैं। लाइक ये जो फायरफ्लाइज और जो बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, ये करते हैं, ये केमिकल एनर्जी यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और क्या बना देते हैं, लाइट एनर्जी बना देते हैं। आई शो यू हाउ दे डू इट इन द फॉर द केस ऑफ फायरफ्लाई, कि उनमें रिएक्शन क्या होता है जिससे लाइट बनती है। बाकी ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक डिफरेंट क्या हो रहे होते हैं, रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अब मैं जितनी भी फारसी बोली है ना, लाइक ये सब मैंने आगे स्लाइड्स पे लिखी हुई है, आई गो थ्रू देम ताकि तुम्हारी रीइंफोर्समेंट हो जाए, एंड देन विल ट्राई अ फ्यू। ठीक है? सो नीड फॉर एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये वही 6 चीजें जो मैंने पीछे लिस्ट की थी, including active transport, metabolic reactions, homeostasis, transmission of nerve impulses, locomotion, and more, and bioluminescence. Let's go through these one by one. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तुम्हें ये ज़्यादा चीज़ें पता है, तो यहाँ स्लाइड पे लिखे हैं, यू ऑलरेडी नो दिस। बस ये कि तुम्हें A2 के लिए पता होना चाहिए, इसमें दोबारा यहाँ पे लिख दिया है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट द concentration gradient, using which two things, energy in the form of ATP as well as what, carrier pumps। like energy is required to change the shape of the carrier, इसके लिए आपको ATP चाहिए होता है। like an example of a common carrier pump that is present very
in most of the cells in our body. That's the sodium potassium pump. Sodium potassium pump hota kya hai? It's a transmembrane protein. What was the term transmembrane? What does the term transmembrane imply? That the protein spans the entire thickness of the membrane. उन proteins को transmembrane कहा जाता है. तो जो sodium potassium pump है ना, वो एक transmembrane protein की क्या है? Example है. ये अपने ज़हन में रखना. Like, what does this pump do? तुम्हें याद होना चाहिए अपने एज से. It pumps 3 sodium ions outside and takes 2 potassium ions into the cell against what? Against the concentration gradient. अगर मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा ना ये पंप काम किस तरह करता है लाइक, तो इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की होती है. ये एक ही पंप है, ठीक है ना, जो 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में आपको नजर आ रहा है. ये पंप का ओरिजिनल शेप है, शेप चेंज होके ये हो गया और फिर दोबारा ये ओरिजिनल शेप में आ गया, ठीक है ना, आपको ये नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर. अब देखो ये पंप काम किस तरह करता है. आई नीड योर अटेंशन ऑन द बोर्ड हियर, ऑन द बोर्ड. सो व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज दिस, ऑल ऑफ यू ऑन द बोर्ड. ये जो पंप है ना, इसका अभी जो मुंह है ना, दैट इज इट्स लाइक, वो नहीं होता, वो कौन सा गेम था यार, पैकमैन है. तो इमेजिन करो इसका मुंह ना इस तरफ खुला हुआ है, ठीक है ना, इंट्रासेलुलर साइड की तरफ मुंह खुला हुआ है. जब इसका मुंह इंट्रासेलुलर साइड की तरफ खुला होता है ना, तो ये नजर आ रही है यहाँ पे 3 पॉकेट्स ही बनी हुई हैं. ये 3 पॉकेट्स 3 सोडियम आयंस के लिए होती हैं. तो 3 सोडियम आयंस क्या करते हैं, यहाँ आके ना इन पॉकेट्स के ऊपर जो व्हाइट डॉट्स में नजर आ रहे हैं, बाइंड कर जाते हैं. क्या कर जाते हैं? बाइंड कर जाते हैं. जैसे ही ये 3 सोडियम आयंस बाइंड करते हैं ना, उसके साथ ही ना इस प्रोटीन के पास जो एटीपीएस होता है ना, उस पर आके एटीपी आके बाइंड करता है और एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाता है. क्या हो जाता है? हाइड्रोलाइज. जब वो हाइड्रोलाइज होगा तो क्या बनेगा? एडीपी, फॉस्फेट, और क्या रिलीज होगी? एनर्जी. जो फॉस्फेट होता है ना, जब एटीपी टूट के एडीपी और फॉस्फेट बनता है, वो फॉस्फेट जाके प्रोटीन से चिपक जाता है. और जैसे ही ये जाके चिपकता है ना, तो ये प्रोटीन एनर्जी यूज करती है जो रिलीज होती है, और अपना शेप चेंज करके इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ जाती है. इट्स लाइक दिस. इस फॉर्म में जो प्रोटीन थी, जैसी जो है वो एटीपी टूटा और 3 सोडियम आयन जो बाइंड हुए थे वो बाइंड हुए, तो आपके पास एटीपी टूटने की वजह से जो फॉस्फेट रिलीज हो ना, वो इस प्रोटीन पे जाके बाइंड करता है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उससे फौरन क्या हो जाता है? शेप आपका प्रोटीन का चेंज आता है. अगर तुम पुरानी टेक्स्ट बुक्स खोलोगे ना, जैसे सॉपर शॉपर, अगर तुम में से कोई खोलता हो लाइक, उसमें इस टर्म को एक नाम दिया जाता है, पिंग पोंग मैकेनिज्म. क्या दिया जाता है नाम? पिंग पोंग मैकेनिज्म. ये बहुत ऑब्सोल्यूट टर्म है, डोंट यूज इट नाउ. लाइक दिस इज व्हाट द ओल्डर टेक्स्ट यूज्ड टू कॉल इट एज. लाइक आपके पास पहले ये था, अभी ये हो गया, आपके पास शेप चेंज जो हुआ है. जैसे ही ये शेप चेंज होता है ना आपके पास, तो जो 3 सोडियम आयंस यहाँ पे आके लगे होते हैं ना, वो बाहर चले जाते हैं. कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं. जैसे ही ये बाहर जाएंगे, नजर आ रहा है यहाँ पे मैंने 2 पॉकेट शो की हुई थी इस वाली डायग्राम में, देखो नजर आ रहा है 2 पॉकेट्स. लाइक ये 2 पोटेशियम आयन के लिए होती हैं, बट ये पोटेशियम आयन सिर्फ बाहर वाली साइड से आके यहाँ पे जुड़ते हैं. लाइक समझ में आ गया ना. तो बाहर जो 2 पोटेशियम आयन होंगे वो यहाँ आके लग जाएंगे. अब देखो हुआ ही है, ओरिजिनल शेप ये था, 3 सोडियम आयन बाइंड हुए, एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ, आपके पास शेप क्यों हुआ? 3 सोडियम बाहर चले गए. अब 2 पोटेशियम बाहर से जो है ना वो प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं. अब ये प्रोटीन शेप दोबारा कैसे ओरिजिनल शेप में आएगी? ये जो फॉस्फेट यहाँ लगा हुआ है ना, ये फॉस्फेट बहुत ही टेम्परेरीली बाइंड करता है. जब तक ये बाउंड होता है ना, शेप इसी तरह रहेगा. जैसे ही टेम्परेरी टाइम पीरियड के बाद ये डिटैच होगा ना फॉस्फेट, तो ये दोबारा प्रोटीन अपने किस पे आएगी? ओरिजिनल शेप में आ जाएगी. और जैसी ओरिजिनल शेप में आएगी ना अपने, तो जो 2 पोटेशियम आयन यहाँ के जुड़े थे ना, वो कहाँ आ जाएंगे? सेल के अंदर आ जाएंगे. दैट्स हाउ द 3 सोडियम आयंस गो आउट अगेंस्ट द concentration gradient and 2 potassium ions come into the cell against the concentration gradient. Is that clear? तो ये होता है पूरा सोडियम पोटेशियम पंप का मैकेनिज्म, how it works and how it uses energy in the form of what? In the form of ATP. ये आपको डिटेल पता होना चाहिए. अपने एएस में आप इतना डिटेल में करते थे लाइक, और A2 के लिए आपको ये सारी डिटेल जो है वो पता होनी चाहिए. सही है. The second one is metabolic reaction. Metabolic reactions जो होते हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में मैंने बताया था सम ऑफ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक होता है. एनाबॉलिक की एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं यार. नंबर पॉइंट ए, सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम अमीनो एसिड्स. कोई भी स्पेसिफिक पॉली, जब एग्जाम में आया करे ना, कोई स्पेसिफिक एग्जांपल दिया करो. जैसे सिंथेसिस ऑफ कोलेजन फ्रॉम अमीनो एसिड, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम अमीनो एसिड, सिंथेसिस ऑफ एल्बुमिन फ्रॉम अमीनो एसिड. ठीक है, स्पेसिफिक कोई एग्जांपल दिया करो. फिर बी दिया हुआ है सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीसैकेराइड फ्रॉम मोनोसैकेराइड, स्पेसिफिक एग्जांपल. जैसे हमारे अंदर अल्फा ग्लूकोज मेकिंग व्हाट? ग्लाइकोजन. प्लांट्स के अंदर अल्फा ग्लूकोज मेकिंग व्हाट? स्टार्च. या बीटा ग्लूकोज मेकिंग व्हाट? सेल्यूलोज. स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिया करो. फिर सी लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड. इनकी 2 एग्जांपल्स हैं तुम्हारे कोर्स में. अब ये 2 चीजें इस लर्निंग आउटकम में ना स्पेशली ऐड की हैं, बिकॉज उनको लगता था आपको नहीं आता है. सही लगता होगा क्योंकि आपके पेपर्स तो वही चेक करते हैं ना लाइक. तो सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड ये स्पेशली ऐड कर दिया है, इंक्लूडिंग द टर्म. कुछ ऐसा ही था, you knew this from PhD as well, but they have this time they have specified the two term. कि synthesis of a polynucleotide from nucleotide में 2 प्रोसेसेस याद रखें. 1 जब DNA सिंथेसाइज होता है और उसकी एक ही प्रोसेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन. एंड 2 जब RNA सिंथेसाइज होता है
और उसकी भी एक ही प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. सो दोनों प्रोसेस आप स्पेसिफिकली याद रखेंगे एज प्रोसेसेस दैट मेक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड. ये एनाबॉलिक रिएक्शन की एग्जांपल हो गया. कैटाबॉलिक में आप इसको रिवर्स कर दें यार कोई और भी डिफरेंट दे दें, कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है यार, और भी रिएक्शन है जो एनाबॉलिक कैटाबॉलिक कहला सकते हैं. हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन टू फॉर्म ग्लूकोज मोनोमर्स, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन. हाइड्रोलिसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड टू फॉर्म अमीनो एसिड्स, यहां पे भी कोई स्पेसिफिक नाम देना, हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजन टू फॉर्म अमीनो एसिड मोनोमर्स. एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ अ ट्राइग्लिसराइड, ये स्पेसिफिक ही है, इसमें को और स्पेसिफिक नहीं करना, स्पेसिफिक ही है. ट्राइग्लिसराइड टू फॉर्म ग्लिसरॉल एंड व्हाट, एंड 3 fatty acids. Like, can you tell me which of these two processes is catabolic? क्या बात है, क्या बात है, क्यों? Because हाइड्रोलाइज कौन हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, ओ भाई, हेलो हेलो, क्या हो गया, उसको बताया मैंने. हाँ, oxidized basically to form water, carbon dioxide and gives energy. So why is it catabolic? Yeah. Why is it catabolic? किसी ने वहाँ लिखा है, जीनियस ने, एंडोथर्मिक. भाई आप क्या कर रहे हो आप बहुत एनर्जेटिक टर्म में क्या, केमिस्ट्री में एनर्जेटिक्स पढ़ लो आप बेटा. अरे देखो यार, वो गलत नहीं बोल रहा बेचारा, वो सही बोल रहा है, आपके लेवल से ऊपर आंसर दे रहा है बेचारा बच्चा. कैटाबॉलिक इसलिए बिकॉज ग्लूकोज इज अ लार्जर मॉलिक्यूल ना, यू ब्रेक इट डाउन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर इट एज व्हाट, एज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस उल्टा हो जाएगा, इट विल बी एन एनाबॉलिक बिकॉज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का हमेशा ये मतलब नहीं, दिमाग भी तुम लोगों को होता है ना, लाइक स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का हमेशा ये मतलब नहीं होता मोनोमर्स. यार मोनोमर क्या है, पॉलीमर हमेशा ये मतलब नहीं होता यार, मतलब इसलिए कैटाबॉलिक को कहा जाता है ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू फॉर्म सिंपलर वंस. एनाबॉलिक को बोला जाता है when simpler molecules join to form a large complex molecule. Do you understand that? Monomers joining to form a polymer, या polymer breaking down to form monomers, that's just one case of anabolic and catabolic. Anabolic catabolic is a larger thing. Like, you understand that? कोई भी आप बड़ी चीज को तोड़ के छोटी सिंपलर चीजें बना दें, कैटाबॉलिक होगी. कोई भी आप छोटी चीजों को लेके बड़ी चीज बना दें, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स चीज बना दें, तो वो एनाबॉलिक का एग्जांपल रहेगा. ठीक. नेक्स्ट वन, दिस होमियोस्टेसिस. मैंने 3 प्रोसेसेस बता दी हैं, ये तुम बहुत डिटेल में करोगे, वैसे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बस इस चैप्टर के लिए याद कर लो कि होम्योस्टेसिस में जो हमारी बॉडी में जो चीज़ें होम्योस्टेसिस के थ्रू कंट्रोल होती हैं वो वाया नेगेटिव फीडबैक होती हैं. एंड एग्जांपल्स ऑफ 3 प्रोसेसेस जो कि नेगेटिव फीडबैक के थ्रू कंट्रोल हो रही होती हैं, इंक्लूडिंग व्हाट, बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज एंड व्हाट, एंड योर कंट्रोल ऑफ वाटर पोटेंशियल इन द बॉडी फैट. बस ये 3 चीज़ें अभी फिलहाल याद रखो, और ये तुम बहुत डिटेल में करोगे, फिक्र नहीं करो. पूरा चैप्टर है भाई होम्योस्टेसिस में, और होम्योस्टेसिस तुम एनिमल में नहीं सिर्फ पढ़ोगे, तो होम्योस्टेसिस प्लांट्स में भी पढ़ोगे. लाइक वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही नई चीज़ होगी. विल डू दैट ऑन द सेक्शन ऑन होम्योस्टेसिस. द फोर्थ वन इज ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरो इम्पल्सेस. इसको भी बहुत डिटेल में यहाँ पे ही लिखा हुआ, जितना इस चैप्टर की रेलेवेंट है सिर्फ उतना लिखा हुआ है, उतना ही अभी याद कर लेना. यू विल हैव अ होल चैप्टर ऑन ट्रांसमिशन, ऑन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें तुम ये पढ़ोगे. सिर्फ मैं तो तुम्हें चीज़ समझाना चाहा था ना, जब मैं वो अंग्रेजी बोल रहा था वही समझाना चाह रहा था कि लेट्स से ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है. नजर आ रहा है आपको? लाइक ठीक है ना, नजर आ रहा है डायग्राम में. तो जब एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ओरिजिनेट होती ना, तो जब वो ट्रैवल करती ना अलोंग द न्यूरॉन, तो ये जो इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ओरिजिनेट होना और फिर इनका ट्रैवल करना अलोंग द न्यूरॉन, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, एनर्जी कंज्यूमिंग होती हैं. और फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का ट्रैवल करना फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर, ये भी क्या होता है, एनर्जी कंज्यूमिंग होता है. और ये तुमने अपने ओ लेवल से पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ये जो ट्रांसमिट होती है ना इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर, ये वाया केमिकल मींस होती हैं थ्रू मॉलिक्यूल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? न्यूरो. तो याद है हमने एस में किया था, एसिटाइल कोलिन इज रिलीज बाय एक्सोसाइटोसिस. याद आ रहा है? वो एक्सोसाइटोसिस क्या थी? एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस. यार आप लोग अपने ऊपर तरस खाओ प्लीज यार, मतलब कि प्लीज यार, ठीक है. मैं सोचा था एकदम से आवाज आएगी, नेक्स्ट रूम तक आवाज चली जाएगी, एक्सोसाइट, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं होगा. तो पढ़ लो प्लीज यार, नहीं करो अपने साथ ऐसे, माँ बाप भी तरस खा लो यार. चलो ई लोकोमोशन. लोकोमोशन की डिफरेंट एग्जांपल्स मैं तुम लोग बताई थी, वो मैंने यहाँ लिस्ट की है. जो 5 किंगडम्स हमने किए ना, मैंने उनकी कैटेगराइज करके ना लिख दिया कि कौन से किंगडम में कौन कौन सी मूवमेंट नजर आ सकती है. ठीक है, जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर होती ही बैक्टीरिया ना, तो वो फ्लैजेलर मूवमेंट के अलावा जो शो कर सकते हैं, सब नहीं शो करते, जो बैक्टीरिया शो कर सकते हैं मूवमेंट, वो सिर्फ फ्लैजेलर मूवमेंट शो करते हैं. प्रोटोक्टस जो होते हैं, दैट्स लाइक अ डस्टबिन कैटेगरी ना.
जो यूकेरियोट हम प्लांट एनिमल या फंगस में ही डाल सकते हैं ना, वो यूकेरियोट हम कहाँ डाल देते हैं, प्रोटोक्टस में। डस्टबिन कैटेगरी होती है यूकेरियोट्स की। तो इसमें इतनी वेरिएशंस होती हैं ऑर्गेनिज्म में। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में से ऐसे होते हैं जिनके पास फ्लैजिलम होता है, वो फ्लैजिलर मूवमेंट शो कर देंगे। कुछ के पास सीलिया होता है, वो सिलरी मूवमेंट शो कर देंगे। अमीबा इटसेल्फ जो है वो भी प्रोटोक्टिस्ट है, तो वो क्या शो करता है, अमीबॉइड। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ लोकोमोशन इन प्रोटोक्टिस्ट। फंगाई मोटाइल नहीं होते, लाइक फंगाई लोकोमोशन नहीं शो करते, नादा, ठीक है ना, लाइक कभी नहीं शो करते। लाइक देयर इज नो फंगस ऑन दिस प्लैनेट दैट शोज व्हाट, लोकोमोशन। दे आर इमोटाइल एज अ किंगडम, दे आर व्हाट, इमोटाइल। अपनी खोपड़ी में डालो। प्लांट्स भी एज अ किंगडम इमोटाइल होते हैं। प्लांट्स भी जो होते हैं वो इमोटाइल किंगडम कहलाता है। बट प्लांट्स में ना, कुछ प्लांट्स में कुछ पार्ट्स होते हैं जो मूवमेंट शो कर सकते हैं, लाइक, और उनकी जो मूवमेंट होती है दैट कुड बी टेकन एज एन एग्जांपल ऑफ लोकोमोशन। एंड वन क्लासिक केस ऑफ दैट इज द प्लांट वीनस फ्लाईट्रैप। ये किस तरह काम करता है मैं तुम्हें अभी आगे स्लाइड में दिखाऊंगा, तुम्हें देख के तुम्हें ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। एंड एनिमल्स, जाहिर बात है, दे मूव प्राइमरीली वाया व्हाट, वाया मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो मैंने आगे ना थोड़ी सी इमेजेस तुम्हें शो की हैं जस्ट टू शो यू दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। सो ये है फ्लैजिलम, ब्लैक बैक्टीरिया तुम्हें नजर आ रहा है, उसमें एक फ्लैजिलम है, लाइक, सो दिस विल शो व्हाट, फ्लैजिलम मूवमेंट। ये तीन प्रोटोक्टिस हैं जो तुम्हें नजर आ रहे हैं डायग्राम में। ऊपर वाला जो प्रोटोक्टिस है, नाम से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुमसे कोई नहीं पूछेगा। बट अगर मैं बोलूँ ये ऊपर वाला एक प्रोटोक्टिस है, विच टाइप ऑफ मूवमेंट विल इट शो, तो आप क्या लिखेंगे, फ्लैजिलर मूवमेंट। या आपको नजर आ रहा है एक और प्रोटोक्टिस, विच टाइप ऑफ मूवमेंट विल इट शो, सिलरी मूवमेंट। या आपको एक प्रोटोक्टिस नजर आ रहा है, ये आपने सुना होता है अपने ओलेवे में, ये अमीबा है, तो ये कौन सी मूवमेंट शो करेगा, अमीबा। और फिर ये जो है आपके पास आ गया प्लांट, जिसको हम बोलते हैं वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप के जो पत्ते होते हैं ना, वो किताब के कवर की तरह होते हैं। इमेजिन करो एक बुक है जो मैंने खोली हुई है, तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, और ये जो आपको नजर आ रहा है, ये इसके पत्ते हैं वीनस फ्लाईट्रैप के। वीनस फ्लाईट्रैप इज अ वेरी यूनिक एग्जांपल ऑफ अ प्लांट because it's one of those few plants which are carnivorous in nature। क्या बोल रहा हूँ मैं, which are carnivorous। carnivorous plant का ये मतलब नहीं होता कि ये गोश्त खाता है, सिर्फ, समझ में आ गई। it's a carnivorous plant। तो अगर प्लांट है ना, तो अपने जहन में रखो फोटोसिंथेसिस करता है वो, समझ में आ गई। एडिशनली वो मक्खियां भी खाता है। क्या खाता है, मक्खियां भी खाता है, इसलिए इसको जो है वो वीनस फ्लाई ट्रैप बोला जाता है। बस नाम उसका लग गया, बस वीनस फ्लाई ट्रैप। तो करता क्या है ये ना, ये बेसिकली ना चुपचाप बैठा होता है, अपने पत्ते खोल लिए। पत्ते इसके ऐसे होते हैं जैसे आपको नजर आ रहे हैं ना, एंड दे आर जॉइंड एट द हिंज रीजन है, चुपचाप बैठा होता है। और इनके पत्तों के अंदर ना कांटे होते हैं। वो कांटे नहीं होते बेटा, वो बेसिकली इनके सेंसर होते हैं। बड़े सेंसिटिव प्लांट है ये। मक्खी आके बैठ जाती है अंदर ना, एक दफा प्लांट को छेड़ दिया, प्लांट बोलेगा इसको मोहलत देते हैं, नहीं दफा कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अगर ये दूसरी दफा छेड़ देते ना प्लांट को बैठे बैठे, फौरन ये तब जाता प्लांट, और ये जो लोब्स होते हैं ना ये बंद हो जाते हैं। दैट्स एन एग्जांपल ऑफ लोकोमोशन हैपनिंग इन दिस फ्लाईट्रैप। और फिर जब बंद हो जाता है ना, तो मक्खी को मसल देता है। ये क्या कर देता है, मसल देता है। ये आपके कोर्स में आगे आएगा ना, I'll show you a very good video on how it does that. But that's an example of locomotion of a plant part. Plants as organisms, they are immotile, ठीक है ना। एज एन ऑर्गेनिज्म जो होता है वो प्लांट मूव नहीं करता। अब दरख्त आप देख रहे हैं, कल को कहीं और चला गया, ऐसा नहीं होता, समझ में आ गई। सो एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इट्स व्हाट, इट्स क्या नाम है, इमोटाइल इन नेचर, ठीक है। सो एंड दीज आर जानवर, ये आपको पता ही है, ये बस डाल दी मैंने, सही है। द लास्ट वन इज बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होती है, अच्छा, बायोल्यूमिनेसेंस जो होती है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होती है, सिर्फ फायरफ्लाई में नहीं होती है। और हर ऑर्गेनिज्म के पास कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं उन ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसकी वजह से वो बायोल्यूमिनेसेंस शो कर सकते हैं। बट सबके अंदर कॉमन डिनोमिनेटर क्या होगा, कि वो एटीपी यूज करेंगे और एनर्जी इमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। मैं फायरफ्लाई में क्या स्पेसिफिकली रिएक्शन हो रहा होता है वो तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, लाइक, बट प्लीज रिमेंबर दिस रिएक्शन इज स्पेसिफिक फॉर फायरफ्लाइज। इट डजंट हैपन इन एवरी ऑर्गेनिज्म दैट शोज व्हाट, दैट शोज बायोल्यूमिनेसेंस। ताकि तुम्हें आइडिया हो ना भाई क्या रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि हम क्यों नहीं कर सकते भाई, हम बाहर निकले भाई लाइट चलना शुरू हो जाए, नहीं होती ना इस तरह का। सो बायोल्यूमिनेसेंस इज व्हाट, इट इज अ केमिकल रिएक्शन which uses energy in the form of ATP to emit what, to emit light। That's the common definition। जहाँ भी जो भी organism bioluminesce करेगा उसके लिए फिनोमेना यही होगा, एनर्जी यूज करेगा एटीपी के फॉर्म में और इमिट कर देगा लाइट के फॉर्म में। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे फोटोसिंथेसिस नहीं होती, प्लांट्स जो है वो लाइट एनर्जी लेते हैं और उससे जो है वो केमिकल एनर्जी बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास जो ऑर्गेनिज्म बायोल्यूमिनेसेंस शो करेंगे वो एनर्जी यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और उससे क्या इमिट कर देते हैं, लाइट इमिट कर देते हैं। फायरफ्लाइज में क्या होता है, they have a chemical that we call as luciferin, that we call as what, luciferin। ये chemical जो होता है एक specific chemical होता है। The fireflies have this chemical inside their structure। Along with this chemical they also have an enzyme that oxidizes this chemical। उस enzyme को कहते हैं luciferase। क्या कहते हैं, luciferase। It's because of these two, can luciferin and the enzyme luciferase, that the fireflies can what, show bioluminescence। How they do that, this is the chemical reaction of
oxidation of luciferin. So luciferin plus oxygen and the use of ATP in the presence of the enzyme luciferase will produce what? Oxyluciferin. ATP टूट के क्या बन जाएगा? AMP बन जाएगा और दो फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे, साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एनर्जी निकलेगी in the form of what? In the form of light. So that's how the chemical reaction uses ATP to make energy in the form of what? Light, a phenomenon that we call as bioluminescence. And ये जुगनू में नजर आ रहा है, like जो bioluminescence शो कर रहे हैं, ठीक है ना? So now we'll move on towards a few questions. बहुत आसान पास पे क्वेश्चन है, आप जिससे पूछूं आप फौरन आंसर कर दें and then be done. ठीक है, 2-3 मिनट बस लगेंगे तो आप जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिएगा, सही है? अजय भाई. So figure 5.1 shows the structure of an ATP molecule. नजर आ रहा है आपको ATP molecule? अब देखो ये actual structure बना है, नजर आ रहा है? Can you appreciate that there's an overall negative charge now? Can you see the negative charges on the phosphates over here? Ribose देखो neutral है, adenine देखो neutral है, यहाँ पे negative charges नजर आ रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पे negative charges नजर आ रहे हैं. इसलिए हम बोलते हैं because of the phosphate groups ATP क्या होता है? Negative charge होता है. State 2 ways in which the structure of ATP जो ये बना हुआ है differs from the structure of an adenine nucleotide in a DNA molecule. सही है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. State 2 ways in which the structure of ATP differs from the structure of an adenine nucleotide in a DNA molecule. ठीक है ना? So you can appreciate two differences from the structure over here, like between the ATP and the adenine nucleotide. एक तो आप difference आराम से appreciate ये कर सकते हैं that जो adenine जो ATP है, it has what? It has 2 extra phosphates. What does it have? 2 extra phosphates. जो adenine nucleotide होगा ना उसमें तो एक ही phosphate होगा ना, यहाँ पे 2 extra phosphates हैं. और दूसरी चीज़ आप जो आराम से appreciate कर सकते हैं वो क्या है कि यहाँ पे आपके पास sugar ribose है instead of what? Instead of deoxyribose. जो adenine nucleotide DNA में होगा ना, लाइक DNA मॉलिक्यूल का जो adenine nucleotide होगा उसमें शुगर जाहिर सी बात है deoxyribose होगी, राइबोज नहीं होगी, ठीक है? Second, all cells need ATP for energy requiring processes in the body. Figure 7.1 shows the molecular structure of ATP. तो आपको X और Y आइडेंटिफाई करना है यार, वॉलंटियर चाहिए मुझे. X और Y आइडेंटिफाई करना है. इसमें भी यार मतलब कि आप लोग सोच रहे हो क्या हो आप लोग भाई? X और Y बता दो यार तुम. हाँ हाँ, नहीं इसलिए नहीं बताओ, बस सही ऐड नहीं हो गया. Y क्या है? Y राइबोसाइड. चलो यार, थैंक यू यार. अब आप म्यूट कर लो, ठीक है? म्यूट कर लो अभी आप. Next question. ATP provides an immediate energy source for metabolic processes such as anabolic reactions. State 2 examples of anabolic reactions in a mammal that require ATP as an energy source. Who wants to volunteer? So there are many examples that you can write over here. Let's just write 2 common examples. Number 1, synthesis of glycogen from alpha glucose monomers. Second could be synthesis of DNA from nucleotides. ठीक है? So we'll stop here and we'll continue from in the coming class.